बड़ी खबर अतीक अहमद और उसके बेटे असद अहमद से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर को लेकर 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ा गांव थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई हैं और इन तीनों एफआईआर में पूरी डिटेल्स बताई गई हैं इस एनकाउंटर पर, क्योंकि लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। ऐसे में अब ये 3 एफआईआर जो दर्ज कराई गई हैं इसमें कई मुद्दों का जिक्र किया गया है। पहली एफआईआर में अलग मुद्दे का जिक्र है, दूसरी एफआईआर में पिस्टल के मामले में ये आर्म्स एक्ट में दर्ज कराया गया है, तीसरी एफआईआर गुलाम से जो विदेशी पिस्टल बरामद हुई है उस मामले में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं और ये उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ा गांव थाने में दर्ज कराई गई है। कल ही अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया गया था, जिसके बाद तमाम सवाल उठने लगे थे और उसके बाद अब एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जुड़ चुके हैं। मुकेश, इन तीनों एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो हमला भी करने वाले थे अतीक अहमद के काफिले पर। बाकी डिटेल्स आप बताएं। देखिए, जो कोई भी इनकाउंटर होता है या मुठभेड़ होती है तो उसमें ये रूटीन प्रोसेस होता है कि किन हालात में मुठभेड़ हुई उसको लेकर जो टीम इनकाउंटर करती है उसको एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। तो इस मामले में झांसी के बड़ा गांव थाने में जो एसटीएफ के डिप्टी एसपी हैं उन्होंने 3 केस दर्ज कराए हैं। पहला केस तो जो इनकाउंटर हुआ है वो किन हालात में हुआ उसको लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुखबिर की सूचना पर उन्होंने झांसी के चिरगांव इलाके से आ रहे बाइक सवार 2 लोगों का पीछा किया, 1.5 किलोमीटर पीछा किया। उसके बाद ये लोग बाइक से गिर गए और फिर इन्होंने छिपकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और काफी देर तक फायरिंग हुई। उसके बाद दूसरी ओर से फायरिंग की आवाज आना बंद हुई। जब ये मौके पर पहुंचे तो पाया कि दोनों जो बाइक सवार हैं वो घायल हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तो जो पहली एफआईआर है वो किन हालात में इनकाउंटर हुआ है, पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी, उसको लेकर है। दूसरी एफआईआर जो है वो हुई है असद के खिलाफ। असद के पास जो वेपन मिला था, एक विदेशी पिस्टल मिली है, उसको लेकर हुई है। और तीसरी एफआईआर जो है वो गुलाम के पास जो पिस्टल मिली है उसको लेकर हुई है, क्योंकि कल ही ये साफ कर दिया था यूपी एसटीएफ ने कि आरोपियों के पास से 2 पिस्टल मिली है, जिसमें एक वॉल्थर P88 है और दूसरी ब्रिटिश बुलडॉग पिस्टल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। तो बाकी की जो 2 एफआईआर हैं वो आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज की गई है, जबकि पहली एफआईआर जो है वो इनकाउंटर को लेकर है कि किन हालात में ये इनकाउंटर हुआ और किन हालात में पुलिस ने गोली चलाई। तो ये 3 केस झांसी के बड़ा गांव थाने में दर्ज हुए हैं। हालांकि इस पूरे इनकाउंटर की जांच नियम के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो लोकल मजिस्ट्रेट है वो कर रहे हैं कि आखिर जो पुलिस बता रही है कहानी, क्या वो कहानी सही है नहीं है। तो लोकल मजिस्ट्रेट जो है इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं, पूरे इनकाउंटर की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर गई थी, जिसने वहां से जो भी सैंपल हो सकते हैं इनकाउंटर के बाद वो सैंपल उठाए हैं। जो वेपन मिले हैं उन वेपन की फॉरेंसिक जांच हुई है। जो बाइक बरामद हुई है उस बाइक को भी सीज कर लिया गया है। तो लोकल मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन यूपी एसटीएफ की ओर से जो डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार हैं उन्होंने 3 केस दर्ज कराए हैं और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। मुकेश, 24 फरवरी को जब इन्होंने उमेश पाल की हत्या की उसके बाद ये असद भागा है और कौन से रूट को इसने फॉलो किया है ये भी बताया गया है। किस तरह से भागा, उसने रेल यात्रा नहीं की है, उसने सड़क यात्रा की है, किस तरह से चकमा दिया, कहां कहां गया, एफआईआर में इन बातों का भी जिक्र किया गया है क्या? देखिए, पूछताछ में और जांच में ये बात साफ हुई है कि 11 फरवरी को जो असद है वो गुलाम और विजय चौधरी, इसके अलावा कुल 9 लोग थे। ये सभी 9 लोग बरेली जेल में गए और बरेली जेल में इन लोगों ने अतीक अहमद के भाई अशरफ से मुलाकात की। ये जो मुलाकात थी ये असद की आईडी पर हुई और वहां पर ये लोग सुबह 11 बजे गए थे, फिर दोपहर में 1:20 पर निकले, यानी करीब 1 घंटा 2 घंटे 10 मिनट वहां पर ये लोग रहे और वहीं पर पूरे हत्याकांड की प्लानिंग हुई। पुलिस ने जेल के सीसीटीवी भी सीज किए हैं, जिसमें दिख रहा है कि जो असद है वो 2 घंटे तक जेल में रहा और वहीं पर पूरे हत्याकांड की प्लानिंग हुई। फिर 24 फरवरी को इन्होंने उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद असद एक दिन प्रयागराज में रुका, किसी मकान में छुपा हुआ था। फिर बाइक पर सवार होकर ये कानपुर पहुंचा। कानपुर से इसने बस पकड़ी और बस पकड़कर ये दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे आया
आनंद विहार बस अड्डे से जामिया नगर गया और जामिया नगर से फिर संगम विहार रहा। संगम विहार में ये 15 मार्च तक रहा और उसके बाद संगम विहार में जैसे ही यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची उसके पहले ही यहां से गायब हो गया। इसके बाद ये अजमेर शरीफ गया, फिर मुंबई गया, मुंबई से फिर नासिक गया, नासिक से फिर वापस कानपुर आया और कानपुर से फिर झांसी गया और झांसी से ये मध्य प्रदेश जाने की फिराक में था। वहां पर ये अतीक के काफिले पर फायरिंग करने की फिराक में था, जिससे सनसनी फैले और उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश सरकार साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक अतीक अहमद की जो सुरक्षा है वो नहीं कर पाई और ये लोग फायरिंग करके वहां से भागने की फिराक में थे, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि अतीक अहमद का जो काफिला है उसमें सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है, तो अतीक अहमद को छुड़ाना काफी मुश्किल है। इसीलिए ये 4 राउंड फायरिंग करके वहां से भागना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच यूपी एसटीएफ को जानकारी मिल गई और फिर इनको झांसी में घेर लिया गया। जैसे ही इनको अप्रीहेंड करने की कोशिश की गई, इन लोगों ने फायरिंग कर दी और उसके बाद दोनों एनकाउंटर में मारे गए। तो ये काफी बड़े खुलासे हैं इस पूरे मामले को लेकर और इसमें जो पूरी प्लानिंग है वो करीब उमेश पाल की हत्याकांड के 13 दिन पहले बरेली जेल में हो गई थी, जहां पर अतीक अहमद का भाई जो अशरफ है उसने 9 लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें असद भी शामिल है और वहीं पर पूरे हत्याकांड की प्लानिंग हुई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसके बाद करीब 4000 किलोमीटर का असद ने दूरी तय की। फरारी के दौरान वो करीब 4000 किलोमीटर चला। उसने कहीं भी ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया, केवल बस में ट्रेवल किया, जिससे वो किसी पकड़ में ना आने पाए। बिल्कुल मुकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि असद अहमद के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लोगों को डिटेल्स का इंतजार था और आखिरकार अब ये 3 एफआईआर जो दर्ज कराई गई हैं डिप्टी एसपी के द्वारा, इनमें पूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि असद अहमद कौन सी तारीख से फरार था, कौन कौन से रूट का उसने इस्तेमाल किया और आखिरकार कैसे एनकाउंटर में ढेर हुआ।